नमस्कार। खेत खलिहान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसका दुष्परिणाम हमारे कृषि क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। प्रति व्यक्ति ज़मीन की उपलब्धता कम हो रही है, ज़मीन का उपविभाजन और अपखंडन हो रहा है। इसको सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग कहते हैं। किसान भाइयों, प्रति व्यक्ति ज़मीन की उपलब्धता इतनी कम हो गई है कि हर आदमी को 2 एकड़ से कम ज़मीन अब उपलब्ध हो पा रही है, और वो भी ज़मीन बिखरी हुई अवस्था में है, एक जगह है नहीं। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार की अवधारणा है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो चाहते हैं कि समेकित कृषि प्रबंधन किया जाए, अर्थात कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसानों को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, उनकी आमदनी अच्छी हो। समेकित कृषि प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है समेकित मत्स्य पालन। और समेकित मत्स्य पालन पर विशेष रूप से जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अखिलाकुर जी को। डॉक्टर अखिलाकुर जी राष्ट्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई की शाखा मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में है, वहाँ के प्रभारी हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सर, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि ये जो समेकित मत्स्य पालन है क्या, किसानों को उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। जी, सारे किसान बंधुओं को हमारे केंद्र की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं बता दूं कि जैसा कि आपने अभी ही सुना कि जब हमारी ज़मीन घटती जा रही है तो हमें उत्पादन उतना ही लेना है या उससे अधिक लेना है। तो समेकित कृषि से हम कृषि के विभिन्न प्रकार की जो विधाएं हैं, जैसे है हम मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, मवेशी पालन है, या धान के साथ मछली का पालन, या मछली पालन के साथ जो सब्जियों का, फल फूल, ये सारे चीज़ों का उत्पादन एक साथ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पंथ और दो कार्य होगा। हम मछली से का भी उत्पादन लेंगे और उसके साथ में जो खेती की दूसरी विधाएं करेंगे, तो एक दूसरे के पूरक बन करके वो उत्पादकता को भी बढ़ाएगा, साथ में हमारा लागत कम होगा, और एक का जो अपशिष्ट पदार्थ है या एक का जो भी चीज़ हमारा वेस्ट हो रहा है वो दूसरे के लिए इनपुट बन करके हमारे लाभ को बढ़ाएगा। तो किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा और साथ में आय भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, अब प्रश्न ये उठता है कि हम इसको शुरू कैसे करें। सर, ऐसा है कि जो हमारे किसान जो हैं, तो वो नया तालाब बनावेंगे या पुराना तालाब उनके पास पहले से होगा, उसका जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है। कैसे शुरू करें, कितने पैमाने पर शुरू करें, कितनी ज़मीन में शुरू करें, कितनी पूंजी से इस काम को शुरू करें, उसके बारे में मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से हम आपसे जानना चाहते हैं। किसान बंधुओं को मैं बता देना चाहता हूं कि मछली पालन आप किसी भी स्तर से कर सकते हैं, और मछली पालन के साथ जो दूसरी की विधाएं हैं, जैसे पशुपालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, उसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। यदि आपके पास पहले से मछली पालन का तालाब है, वो आधा एकड़ है, 1 एकड़ है, या इवन 5 कट्ठे का भी तालाब है, तो उसके साथ आप आसानी से मुर्गी पालन को, बत्तख पालन को जोड़ सकते हैं, या 1 या 2 मवेशी पाल सकते हैं उस पर, और उसका जो गोबर है या बत्तख या मुर्गी का जो भी लीटर है, उस लीटर को थोड़ा सा डिकम्पोज करके और एक इंटरवल पे आप उसमें मछली के तालाब में डालेंगे तो मछली का उत्पादन बढ़ जाएगा। यदि आपका नया तालाब आप बनाना चाहते हैं तो नया तालाब को सुव्यवस्थित ढंग से बनाइए, और एक डाइक को कम से कम चौड़ा दीजिए कि 20 फीट या 18 फीट की चौड़ाई को लेकर के, और उस पर आप बत्तख का, मुर्गी का स्टे और साथ में एक मवेशी, एक गाय का भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह से 2-3 विधाओं को एक साथ जोड़ देंगे तो आपका आय बढ़ जाएगा। जो भी आपका तालाब में मछली पालन के लिए पानी होता है, उसका उपयोग आप डाइक पर जो बांध है उस बांध पे सब्जी की खेती में कर सकते हैं, और आप पूरा ऑर्गेनिक सब्जी आपको प्राप्त होगा, जो आप अपने भी उपयोग में ला सकते हैं और साथ में बाज़ार में बेच भी सकते हैं। रही बात शुरुआत कैसे करें, तो मेरा कहना होगा कि कोई भी काम को शुरुआत करने से पहले किसान बंधुओं को चाहिए कि उसका एक व्यवहारिक जानकारी, प्रैक्टिकल जानकारी और एक ट्रेनिंग ले लें, जिससे आपके को रिस्क की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं तो सबसे पहले तालाब निर्माण करने के बाद उस तालाब को तैयार करना है। उस तालाब को तैयार करने के लिए, जैसे नया तालाब होता है तो थोड़ा चूना का प्रयोग करते हैं ताकि उसका जो पीएच है वो नियंत्रित हो जाए,
अनुकूल हो जाए, और उसके बाद फर्टिलाइज करते हैं उसको ऑर्गेनिक मैन्योर से, और फिर पानी डाल के उसमें हम मछली का संचयन कर सकते हैं। जब आप मछली का संचयन करते हैं उसी समय में, निर्माण के समय में ही, जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे बत्तख हो, मुर्गी हो या मवेशी, उसका भी घर बना करके और उसको भी वहाँ पे ला के रख दें। कोशिश करें कि कुछ इंटरवल पे आप उसका उपयोग पानी में करते रहें और फिर आप उसका लाभ ले सकते हैं। पहले तो तालाब की व्यवस्था करनी है, और तालाब की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए तो उसके बाद बाकी जो चीज़ें जिनकी चर्चा आपने की है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तालाब में भी मछली पालन के बारे में भी दो तरह की बातें आती हैं। एक त्रिस्तरीय मछली पालन, उसमें ज़्यादातर आप लोग वैज्ञानिक लोग वही सलाह देते हैं त्रिस्तरीय मछली पालन के लिए, चूँकि जल कृषि है, अभी तो कृषि का ही एक अंग है। और आजकल जो कैटफिश की बात भी बहुत चल रही है, सिंगी है, मांगूर है, देसी किस्म की बहुत अच्छी कीमत मिलती है, टेंगड़ी है, ये सब कीमत भी अच्छी मिलती है। सबको तो एक साथ पाला नहीं जा सकता है, तो अलग अलग करने के लिए कुछ क्या करना होगा किसान को? जहाँ तक आपने जो चर्चा किया, जैसे जो देसी हमारी कैटफिश मछलियाँ हैं जिसका घरेलू बाजार मांग बहुत ही अधिक है और किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, इन मछलियों के साथ इतनी ज़्यादा लाभ किसानों को मिलेगा। और जिसमें हम बात करें अगर समेकित का, तो आप धान के साथ इन मछलियों का उत्पादन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। किसान बंधुओं को मेरा परामर्श रहेगा कि जब आप धान की खेती निचली ज़मीन में करते हैं तो उसके डाइक को अगर आप 2 फीट मेड़ बना दें ऊंचा और उसमें 1.5 फीट भी पानी रखें, तो समेकित कृषि के द्वारा जिसमें धान और ये सिंघी, मांगुर, ये सब मछलियों का उसमें अगर संचयन कर दें और थोड़ा थोड़ा पेरिफेरल एरिया में आप फीडिंग उसको देंगे तो एक अच्छा उत्पादन उससे ले सकते हैं। और इन जैसे मछलियों का, जैसे टेंगड़ा है, देसी मांगुर है, सिंघी है, चूँकि आपका बाज़ार मांग ज़्यादा है, तो मेरा कहना होगा कि धान से कम 2 से 3 गुना अधिक लाभ आपको इन मछलियों से मिलेगा। और समेकित विधि से अगर आप पालन करते हैं तो धान की उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, तो किसानों को दोनों तरफ से लाभ मिलेगा। और इस तरह का कॉम्बिनेशन, जैसे धान के साथ कैटफिश मछलियों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लाभ देगा। साथ में अगर हम 2 टायर या 3 टायर की बात करें आईएमसी जी, तो उसको भी हम इसमें ला सकते हैं कि आईएमसी का त्रिस्तरीय पालन, जिसमें ऊपर में जो सरफेस वाली मछलियाँ, मध्य में जो है जैसे रोहू है उस मछलियों का, और फिर सतह पे पलने वाले मछलियों का संचयन कर सकते हैं। और साथ में समेकित विधियां अगर हैं तो वहाँ पे भी 3 टायर सिस्टम कर सकते हैं कि नीचे हमारा तालाब में मछली पालन हो रहा है, उसके डाइक पे हम 2 लाइन कर देते हैं। एक लाइन में अगर हम ऊपर में मुर्गी रखते हैं तो नीचे में बत्तख रख सकते हैं, तो एक ही जगह पे 2-3 तरह की चीज़ों का समेकीकरण किया जा सकता है। उसी तरह से अगर आदमी के पास तालाब नहीं बना हुआ या तालाब बना है और साथ में एक छोटा एरिया भी है, तो उसी तालाब से बाईपास हम दे देते हैं धान के खेत को, और धान भी वहाँ होता है, साथ में मछली पालन भी हो रहा है और हमारा मुर्गी और बत्तख पालन भी हो रहा है। तो ये 3-4 विधाएं एक साथ जुड़ जाती है तो उत्पादकता बहुत बेहतर हो जाता है। अब है मछलियों के भोजन की समस्या। आमतौर पर भोजन तो किसान अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं या बाज़ार से भी फ्लोटिंग जो है फूड उसके रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर आप वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि फ्लोटिंग जो है वह भोजन उसको दिया जाए ताकि मछलियाँ पूरा का पूरा ले लेती हैं, ऊपर आता है, और ये जो है नीचे जाके ज़मीन में बैठ जाती है तो इसका उपयोग बढ़िया नहीं होता है जो अपना तैयार किया हुआ है। तो भोजन की व्यवस्था कैसे हो, इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए। यदि समेकित मछली पालन की चर्चा हम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य अगर हो कि हम समेकित मछली की तरफ बढ़ें, जो कि अच्छा है, तो मेरा कहना ये है कि आप मछली पालन करें समेकित विधि से, और ऑन फार्म फीड जो अपने से भी आप फीड बना करके उपयोग में लाएंगे तब भी उसका परिणाम बेहतर होता है। यदि हम मुर्गी पालन करें और बत्तख पालन करें मछली के साथ, तो मुर्गी और बत्तख का जो लीटर होता है, जो उसका मल होता है जो निकलता है, और जिसको हम साफ़ करके एक जगह रखें और फिर उसको डिकम्पोज करके अगर हम देते हैं तालाब में, या 50 केजी पर एकड़ का एक रेट होता है लमसम, हम डेली उतना डाल सकते हैं, तो उससे प्राकृतिक भोजन खुद ब खुद बहुत बनता है, जो कि लमसम आपको 1 हेक्टेयर में
4 से 5 टन यानी 50 से क्विंटल के आसपास का उत्पादन दे सकता है। साथ में आपको थोड़ा सा फीड का पूरक फीड का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे सरसों खल्ली है, राइस ब्रान, और अगर आपके पास उपलब्ध होता है फ्लोटिंग फीड तो उसको भी अगर आप करेंगे तो उत्तरोत्तर आपका मछली का उत्पादन बढ़ करके 7 से 8 टन मतलब 70 से 80 क्विंटल तक जा सकता है। जैसा कि हमने अभी मोतीपुर में ही जसौली में जो फार्म है जहाँ की मुर्गी पालन, बत्तख पालन ये सारे जुड़े हुए हैं और वहाँ का उत्पादकता बहुत ही बेहतर मिला है किसान को। वो सिर्फ राइस ब्रान और खल्ली 2:1 के अनुपात से दे रहे हैं और उसमें उत्पादन अच्छा मिला। मुर्गी पालन की बात कर रहे हैं, बतख पालन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बतख पालन की बात हम करते हैं। उसमें खाकी कैंपेल एक किस्म है जी। और एक माँ सरस्वती का जो वाहन है राजहंस बोलते हैं उसको, चाहे अलग अलग रंग, उजले रंग का होता है, बड़ा होता है, और पीला जिसका, वो 2 की सिफारिश ऐसे वैज्ञानिक करते हैं। कौन कौन सी प्रजाति इसके लिए मुफीद है, उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। यदि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट कंडीशन है, विशेषकर हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, उसके लिए आपने जैसे कहा खाकी कैंपबेल है या इंडियन रनर है, वो ये दोनों बहुत ही अच्छा से एडजस्ट होता है एनवायरमेंटल कंडीशन के, जो वातावरण को बिल्कुल आसानी से अनुकूलित कर लेता है और ये दोनों का उत्पादन भी बेहतर है। तो मेरे हिसाब से किसान चाहे तो वो इंडियन रनर हो या खाकी कैंपबेल, ये दोनों को उपयोग में ला सकते हैं। इससे दोनों से अंडा का उत्पादन बेहतर हो जाता है। लमसम 200 अंडे प्रति ईयर के आसपास वो आराम से दे देते हैं। रही बात अगर आपको मीट प्रोडक्शन का कहीं भी प्लान करना है कि सिर्फ हम मीट, तो पैकिंग वेराइटीज़ जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अंडा और साथ में डुअल पर्पस दोनों हो जाए, अंडा और बाद में ये बिक भी जाए, तो उसके लिए खाकी कैंपबेल और इंडियन रनर बेहतर रहेगा। जी। टर्की का पालन भी किया जा सकता है। जी, मछली के फार्म पे आप टर्की का भी पालन कर सकते हैं। वो भी एक बेहतर समेकन का और या एकीकरण का प्रक्रिया है, जिससे कि आप उसका उत्पादन कर सकते हैं। अब इसमें समस्या एक आती है कि जब अंगुलिका डालते हैं, स्पोन तो आजकल नहीं लोग डाल रहे हैं, फिंगरलिंग ही डालते हैं चूँकि नुकसान कम हो, तो कहीं भय बना रहता है कि बतख पालते हैं तो बतख कहीं उसको खा ना जाए। जी, बिल्कुल सही प्रश्न है। इसलिए मैं किसान भाइयों को बता देना चाहता हूं कि जब भी आप बत्तख और मछली का समेकित पालन करें तो ध्यान ये देंगे कि जितना भी आपका पालन क्षेत्र है उसका लमसम 15% भाग में आप अलग से नर्सरी बनाएं, और नर्सरी बना के लमसम उसको 0 पॉइंट कल्चर बोलते हैं कि आप नर्सरी में 100 से 150 ग्राम की मछलियां बना लें और फिर उसको ग्रो आउट पॉन्ड में डालें। उससे 2 फायदे आपको होंगे। एक तो जो बत्तख का ये रहेगा कि टेंडेंसी कि हम उसको खा जाएं, तो वो पकड़ने नहीं देगा, इसलिए बत्तख उसको खा नहीं पाएगा। और दूसरा है कि 100 से 150 ग्राम का जब आप स्टॉकिंग करेंगे, संचयन करेंगे, तो वो मछली आपको बहुत तेज़ी से विकास देगा। आप 5 से 6 महीना में ही लमसम 1 kg का मछली उत्पादन इस विधि से होगा। कौन कौन से जो किस्में हैं मुर्गियों की समेकित कृषि प्रबंधन के लिए उपयुक्त हैं? जैसा कि आपने बताया ही, और मैं भी वही बात किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब आप समेकित मुर्गी पालन और मछली पालन करते हैं तो ये कोई स्तर पे हो सकता है, लेकिन चूंकि हमको मछली पालन और मुर्गी पालन को लागत प्रभावी बनाना है, इसलिए हम किसान भाइयों से बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो देसी हमारी वैरायटीज़ हैं जैसे ग्राम प्रिया है, सोनाली है या वनराजा है, या और भी दूसरे जो लोकल लोगों को मिल जा रहा है जैसे FF है या FF प्लस है, जिसका तो डुअल पर्पस जो अंडा भी दे दे और मीट भी जिसका उपयोग हो जाए, ये ज़्यादा पसंद किया जा रहा है किसानों के द्वारा। और साथ में है कि इन देसी प्रजातियों का रोग रोधी क्षमता ज़्यादा होता है, तो ये बीमारी आने की संभावना कम होती है। और इसको आप ऑन बॉटम या ग्राउंड पे भी उनका सेट बना करके पालन कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये देना है कि इन प्रजातियों का जब हम एक बड़ा एरिया इनको देते हैं थोड़ा चलने फिरने मूव करने के लिए, तो उनका रोगरोधी क्षमता ज़्यादा होता है और बेहतर स्वस्थ अवस्था में वो रहते हैं। तो वो ध्यान रखेंगे कि जब भी आप तालाब पे उसका घर बनाएं तो उसके आसपास में एक बड़ा एरिया रहना चाहिए जिसमें कि वो चारों तरफ घूम फिर लें। साथ में जब आप खाना का प्रबंधन करेंगे तो ध्यान ये देंगे कि जो कमर्शियल फीड वो खिला रहे हैं, तो कम से कम 1 हिस्सा अगर कमर्शियल फीड है तो 2 हिस्सा आप दूसरे जो लोकल चीज़ें हैं उसका उपयोग करने से आपका फीड पे खर्च कम हो जाएगा। और साथ में हरी पत्तियाँ जैसे कई छोटे छोटे घास होते हैं, उसका उपयोग अगर उसको खिलाने में करते हैं तो फीड पे भी कॉस्ट होगा और साथ में उसका इम्यूनिटी भी बढ़ता रहता है।
देसी मुर्गी पालन में एक सबसे बड़ी बात है कि अलग से खाना देने की ज़रूरत नहीं। दिन भर वो घूम के अपना अपना भोजन खुद इकट्ठा कर लेती है। और उसके बाद जो बकरी वगैरह का भी जो दाना वगैरह का जो बचा खुचा रहता है, जिसको बकरियां नहीं खा सकती हैं, उसको भी दाना चुन लेती हैं, खा लेती हैं। ब्रायलर में सबसे बड़ी समस्या है कि अलग से भोजन में उस पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसीलिए वो मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए समेकित कृषि प्रबंधन में वो लाभदायक नहीं है। अब रही बात की बकरियों की, जहाँ तक बकरियों की बात है तो हमारे यहाँ काफ़ी लोकप्रिय है ब्लैक बंगाल। वैसे लोग जमुनापारी की बात भी करते हैं, बरबरी की बात भी करते हैं, सिरोही की बात भी करते हैं। लेकिन आप जो वैज्ञानिक हैं, खास करके पशुपालन से जुड़े जितने वैज्ञानिक हैं, उनकी सलाह है कि नहीं भाई, यहाँ के वातावरण में यहाँ के हिसाब से ब्लैक बंगाल ही सबसे अच्छा है और समेकित कृषि प्रबंधन में भी ब्लैक बंगाल का इस्तेमाल किया जाए। बकरियों की प्रजाति के चयन, रख रखाव, आवास व्यवस्था, इसके बारे में हम आपसे कुछ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी परिवर्तित होता रहता है। गर्मी कभी ज़्यादा पड़ती है, कभी सर्दी। और बकरी पालन और मछली पालन का समेकित अगर हम बात करें तो समेकित बकरी पालन और मछली पालन में दो चीज़ों का ध्यान देना है। क्योंकि मछली पालन है तो वहाँ पे जो जगह होता है वो नम होता है, तालाब की उपस्थिति होती है। तो जब हम शेड बनाएं तो शेड बनाते वक्त ये ध्यान दें कि कम से कम आपका अगर 2 मीटर का ऊपर का एरिया आपका रहता है तो वो पालन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बीमारियां कम आती हैं उससे। और दूसरा जो अहम बात होता है कि हम प्रजाति के चयन में ध्यान दें कि जो ब्लैक बंगाल, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही बात कहा। किसान बंधुओं को जो भी मछली पालन के साथ बकरी पालन करना चाहते हैं, मैं उनको यही परामर्श दूंगा कि आप ब्लैक बंगाल पे ही जाएं। 2 फायदे हैं, एक तो हमारा जो वातावरण है और बीमारियों की उपस्थिति इस जगह पे है, उससे काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस उसका होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। और साथ में ओवरऑल कुल उत्पादकता की अगर हम बात करें कि टोटल उत्पादन ब्लैक बंगाल से आपको बेहतर होता, क्योंकि उनके बच्चे 2-3 ऐसा बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा होती है। और दूसरा और अहम, बीमारी और रोग रोधक बिल्कुल जी, बीमारी रोग रोधक क्षमता। दूसरा है आप उसको आसानी से जो हमारे आसपास की चीज़ों हैं उसको खिला करके पाल सकते हैं। तो ये जो है आपके उत्पादन को लागत प्रभावी बना देता है। और दूसरा जो अहम बात है कि चूंकि हम तालाब के पास कर रहे हैं, नमी तो वहाँ रहेगी ही, तो नमी की अनुकूलता इस प्रजाति के लिए सबसे बेहतर है। इसलिए जो भी बकरी पालन के साथ अगर मछली पालन और बकरी पालन एक साथ करना चाह रहे हैं तो मैं उनको एक ही प्रजाति रिकमेंड करूँगा, वो है ब्लैक बंगाल। और इसमें ब्लैक बंगाल के साथ है कि आप नम कोई भी घास जो तालाब के आसपास आप उगाते हैं वो भी देंगे तो उसमें बीमारी नहीं आती है और वो अच्छा परफॉर्म करता है। एक बात है, बकरियां जो मल त्याग करती है, जो रेड़ी होता है उसका, तो सुनते हैं कि उसका भी इस्तेमाल मछलियों के भोजन के रूप में किया जा सकता है। जो बकरियों का मल है या मूत्र है, आप उसका पूरी तरह से उपयोग तालाब में कर सकते हैं। या तो 2 तरीका है उसका, या तो आप अगर वो ज़्यादा मात्रा में वो आ रहा है तो उसको डाइक पे ही थोड़ा दिन के लिए पानी डाल करके फर्मेंट कर दें, वो नेचुरली ऑटोमेटिकली फर्मेंट होगा और फिर उसका उपयोग आप तालाब में करें। और कम मात्रा में है तो डायरेक्ट भी हम विसर्जित उसमें कर सकते हैं और उससे उत्पादकता मछली के तालाब की बढ़ती है। जी, अब हम बात करते हैं पोखरा का जो भिंडा है, जिसको डाइक बोलते हैं आप, तो उस पर कुछ कृषि कार्य भी किया जा सकता है। बोने किस्म का आम लगा दें, पपीता लगा दें, अमरूद लगा दें। और जो ढलान वाला क्षेत्र है उसमें आजकल तो मोटे अनाज की चर्चा बहुत है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे हैं और पूरा देश को प्रेरित किए हुए हैं। तो चीना है, सावा है, कोदो है, इस सब का भी उस पर खेती की जा सकती है। जैसा कि ये मेरा मानना है, आप तो कृषि वैज्ञानिक हैसियत से अपनी राय देंगे। और उसमें अरहर की खेती भी किसान सफलतापूर्वक उस पर करते हैं, क्योंकि जल जमाव की समस्या नहीं रहती है तो उस पर। हाँ, और खेत में कृषि वानिकी को ध्यान में अगर रखा जाए तो जहाँ पर जितने एरिया है उसके किनारे किनारे कृषि वानिकी को ध्यान में रख कर कुछ किया जा सकता है। इन सभी बिंदुओं पर आपसे हम जानकारी चाहेंगे। जी, आपने जो यहाँ पे जो बिंदु डाला है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी पहले के जैसे ही समय परिवर्तित हो रहा है। हमें जो माइनर सीरियल्स है, जैसे आपने कहा मिलेट्स है, सामा, कोदो, ये सारा चीज़, इसका उत्पादन अब बढ़ाना है क्योंकि ये हेल्दी फूड है। तो हमको तालाब के डाइक पे ये सारे चीज़ों का उत्पादन हो सकता है, हम इसको लगा सकते हैं। साथ में जो फ्लोरिकल्चर है, फूल हो या हॉर्टिकल्चर जो फल है,
जैसे आपने कहा है, और हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे, पपीता है, केला है, अमरूद है, नींबू है, ये सारी चीज़ों का उत्पादन आप बहुत अच्छा से तालाब के डाइक पे कर सकते हैं। साथ ही यदि सामान्य खेती की बात करें, जैसे दलहन पौधे हैं, अरहर है, हम उसका उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन होता है तालाब के डाइक पे। आपको सरसों का भी उत्पादन, आप सरसों लगा देते हैं, जैसे जो निचली ज़मीन है जहाँ की मटियार मिट्टी हम लोग बोलते हैं, क्ले का लोड ज़्यादा है, अगर वैसे सॉइल में आप अगर सरसों को लगाते हैं तो उसका उत्पादन भी बेहतर देखा गया है। और पाया गया है कि ये जो उत्पादन होता है उसमें बीमारी भी कम आती है, क्योंकि वो सूखे जगह पे होता है और उत्पादकता बेहतर होती है। तो सरसों है, अरहर है, इसका उत्पादन आप कर सकते हैं। जो दूसरे माइनर मिलियल सीरियल्स हैं, जैसे सामा, कोदो, मरुआ, इसका आप कर सकते हैं। साथ में जितने भी फल हैं, जो एनुअल फल हम बोलते हैं, वार्षिक स्तर पे आपको फल देता है, वो सारे का उत्पादन कर सकते हैं। अगर आपका डाइक बड़ा है, चौड़ा डाइक आपने बनाया, और साथ में मैं कहूँगा कि आपने बत्तख पालन किया है, वहाँ पे मुर्गी पालन, तो वैसे जगह पे बत्तख मुर्गी पालन वाले चौड़े डाइक पे आप बड़े फलदार पौधे लगा सकते हैं। जैसे आम है, लीची है, अमरूद है। उसके दो पर्पस, एक तो फल भी मिलेगा आपको, और दूसरा जो आप बत्तख या मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसमें गर्मी के दिनों में आपको बहुत राहत मिलता है, और आपका जो बर्ड है वो वहाँ पे आके शेल्टर पाता है, तो वो एक पंथ दो काज हो जाएगा। अब एक सवाल आपसे और हम करना चाहते हैं। आजकल एग्रो टूरिज्म पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे ऐसे भी समेकित कृषि प्रबंधन में लोगों ने तालाब की व्यवस्था की है कि वहाँ पर अब घूमने के ख्याल से भी लोग देखने भी जा रहे हैं। वहाँ पर लोग ठहरने का इंतज़ाम भी किया है, वहाँ पर आपको देसी जो है मुर्गे का खाने का, मछली खाने का सब इंतज़ाम किया है। तो एग्रो टूरिज्म के रूप में भी क्या इसको विकसित किया जा सकता है? ये एक उभरता हुआ एरिया है अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, क्योंकि अभी जो हमारा समाज है वो दो स्तर पे है। एक है ग्रामीण समाज और दूसरा है जो कि शहरी समाज है। तो शहरी समाज या शहरी जहाँ विकास हो रहा है, एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो कल को एक नया पीढ़ी का निर्माण करेंगे, उनको हमारे प्राकृतिक चीज़ें या प्राकृतिक रूप से जो चीज़, जो जैसे भोजन उपार्जन है, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जिसको प्राकृतिक रूप से देखने की ज़रूरत है। तो हमारे स्कूल के बच्चे हों या ऐसे लोग जिनको हमें थोड़ा बताना है, उनको एकेडमिक करिकुलम के जैसे ही हम अगर इससे जोड़ते हैं और वो आते हैं देखने के लिए, तो वो वही कल को इस क्षेत्र को अपना एक कार्य क्षेत्र बना सकते हैं। तो एग्रो टूरिज्म दो स्तर पे बहुत ज़रूरी हो गया। एक तो अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और बाहर से कुछ टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए, दूसरा है कि मेरी समझ से ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए प्रशासनिक स्तर पे भी कि हम स्कूल के बच्चों को कैसे अलग अलग कृषि की विधाओं के लिए प्रेरित करें, उनको एक्सपोज करें, उनको अवेयर करें, ताकि जो चीज़ उन्हें सिखाया जाता है एकेडमिक करिकुलम में वो यहाँ देख सकें, अच्छी तरह से सीख सकें। और चूँकि अभी भोजन उत्पादन एक इंडस्ट्री का रूप लेने वाला है आने वाले दशक में, तो वो इस इंडस्ट्री के लिए रेडी रहेंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह के एग्रो टूरिज्म के अप्रोच से उनको जानकारी भी बढ़ेगी और कल को वो देश के लिए बेहतर कर पाएंगे। और अंत में आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको हम साधुवाद भी देना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में ही एक जगह पर जसौली गांव में आपने जो समेकित कृषि जो है वो कार्यक्रम का इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है कि बिहार ही क्या दूसरे जगह से भी लोग क्या आकर देख रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, ये मोतीपुर ब्लॉक में ही हमारे रिसर्च संस्थान से 8 से 10 किलोमीटर पे जसौली एक जगह है, जहाँ पे 3 एंटरप्रेन्योर ने मिलकर के समेकित कृषि के तहत मछली, मुर्गी एवं बत्तख पालन का शुरुआत किया, जिनको हमने सितंबर 2020 में ट्रेनिंग दिया था। और वो अभी तक एक बड़ा फार्म का रूप ले चुका है। लमसम 60 एकड़ का एरिया पूरी तरह से विकसित है, जहाँ 6000 बत्तख और 5000 देसी मुर्गी, जिसमें सोनाली वैरायटी ज़्यादा है, उससे उत्पादन हो रहा है। वो लोग मछली उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ में अंडा उत्पादन करके स्थानीय स्तर पे या लोकल बाज़ार में भेजते हैं, और चूजा का
हैच करके वो और लोगों और किसानों तक पहुंचाते हैं। वहां से हम मछली का उत्पादन ही नहीं लोगों को बता पाते हैं, लोग जान पाते हैं, बल्कि इन तीनों चीज़ की जानकारी ले पाते हैं और बहुत ही लाभदायी साबित हुआ है। और ये स्थानीय लोगों के लिए एक मॉडल बना है और जिससे कि स्थानीय लोग और आसपास के भी दूसरे जगह के लोग, दूसरे राज्य के लोग आकर के उसको देख करके काफ़ी अग्रसरित हो रहे हैं मछली पालन की तरफ और इस विशेषकर समेकित मछली पालन की तरफ। तो इस तरह का मॉडल और लोगों के लिए और युवाओं को देखने के बाद एक प्रेरणा देता है कि वो कैसे मछली पालन या कृषि कार्य में अपने रोजगार को सुनिश्चित। इससे प्रभावित होकर हमारे माननीय भारत सरकार के जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी आए थे और उन्होंने इस काफ़ी प्रशंसा किया, बहुत प्रोत्साहित किया है उन लोगों को। जी, माननीय गिरिराज सिंह जी भी आए थे और उसके बाद अन्य गण्यमान्य लोग भी और अलग अलग राज्य के जिला मत्स्य पदाधिकारी, मात्स्यिकी के निदेशक या हमारे इवन जो केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई हैं उनके निदेशक भी आकर के उनको वो देख चुके हैं और उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बहुत कांग्रेचुलेशन दिया, बहुत प्रोत्साहित किया कि आपने जो काम किया है ये एक अद्भुत काम है और इससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया पुश मिलेगा और इस तरह का विकास बहुत ज़रूरी है ग्रामीण स्तर पे, जो कि रोजगार भी दे और साथ साथ आदमी के आय को दोगुना तिगुना बढ़ाए। तो ये एक बेहतर विकल्प साबित हुआ। डॉक्टर साहब, समेकित मत्स्य पालन के बारे में आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और हम आशा करते हैं कि आपके द्वारा जो दी गई जानकारियां हैं निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो आप अपना कीमती समय दिए, हमारे दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, एक विद्वान कृषि वैज्ञानिक या मत्स्य वैज्ञानिक कहिए इनको, इनके द्वारा जो अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप जान रहे हैं कि बिहार हमारा तेज़ी से कितना आगे बढ़ रहा है, नई नई चीज़ें हमारे बिहार में हो रही हैं, तो इनकी बात से आपको पता चल ही गया होगा। हम आशा करते हैं कि इनकी दी गई जानकारी से तो लाभान्वित होंगे ही। हम आपके तरफ से और अपनी तरफ से इनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं इनका, और आप हमारे साथ बने रहे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खेत खलियान कार्यक्रम का आप समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं खेत खलियान के अगले अंक में, तो आप देखते रहिए DD बिहार और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।